बनारस से 2 बार के सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भी यहीं से संसद पहुंचकर देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव तय करेगा कि परिणाम क्या आएगा, लेकिन बनारस में उनकी तैयारी जोरों पर है। बनारस अक्सर कहता है कि हम एमपी नहीं पीएम चुनते हैं। उनके इसी नैरेटिव को किस तरीके से यहाँ के लोग और यहाँ के मतदाता देखते हैं, जानते हैं, आइए इस बारे में हम बात करते हैं दैनिक जागरण बनारस के संपादकीय प्रभारी श्री भारतीय बसंत जी से। बसंत जी, आप हमें ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो बनारस के कितने हुए हैं अब तक? कहते हैं मैं बनारसी हो गया। जी रवि जी, जैसे कि आपने चर्चा भी की, यह उनका तीसरा चुनाव है। पहले चुनाव में आप देखें कि उन्होंने देश की 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। एक गुजरात की बड़ोदरा सीट थी और दूसरी सीट वाराणसी की थी। दोनों ही जगहों ने उनको जीत मिली और फिर यह निर्णय हुआ कि हम बनारस सीट से ही अपना प्रतिनिधित्व रखेंगे। जब 2019 का चुनाव आया तो देश में यह लगातार चर्चा हुई कि इस बार वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और उस बार भी उन्होंने बनारस को ही अपने संसदीय सीट के रूप में चुना। तो बनारस से उनका सरोकार 10 साल का है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बनारस से उनका सरोकार बहुत पुराना है, और बहुत पुराना का आशय है कि उनकी माता जी बनारस आई और यहाँ से उनका जुड़ाव रहा। और उन्होंने यह भी कहा है मीडिया से कि जो काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य भव्य स्वरूप गठित हुआ, उसके पीछे उनकी माँ की प्रेरणा है। क्योंकि यहाँ से वो एक बार लौटे थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो माँ ने पूछा था कहाँ से आ रहे हो, उन्होंने कहा था कि मैं काशी से आ रहा हूँ। तो माँ ने कहा था कि वही काशी जहाँ गलियों के बीच देवता बसते हैं। तो ये बात सांसद के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को लगा कि इसका कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और इस प्रकार एक ऐसा नया व्यवस्थित धाम बने जो दुनिया के लिए मॉडल हो। और रही बात बनारस से जुड़ाव की, तो बनारस से जुड़ाव वो स्वयं व्याख्यायित करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, संदर्भ 2014 के चुनाव का लेते हैं, और अब वह कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। एक बात और मैं रवि जी कहना चाहूंगा कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री अपने माँ का आशीष लेकर नामांकन करने आते थे। इस चुनाव में उनकी माँ दिवंगत हो चुकी हैं और उन्होंने यह कहा कि मैं माँ गंगा को ही माता के रूप में नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से ही नामांकन कर रहा हूँ। ये तो बात मोदी जी की हुई जो वो कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट भाषा से भी करते हैं, जो मैंने पहले कहा कि वो कहते हैं मैं बनारसी हो गया। लेकिन और जब माँ की बात आती है तो वो पूर्वांचल में और खास बनारस में खड़े होकर के माँ ही कहते हैं। भोजपुरी में अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। कई ऐसे वाक्यांश कहते हैं जिसमें आपको एकदम भोजपुरिया टच मिलता है। तो वो कनेक्ट क्या बन पाया है 10 साल में, और बन पाया है तो कितना बन पाया? कनेक्ट तो बन पाया है उनका, लेकिन यह जो उनकी अदा है, यह जो वाचन शैली है, जो पब्लिक को संबोधित करने का अंदाज है, वह देखिए वो स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। आप दूसरे प्रांतों में देखेंगे तो उनकी वेशभूषा, उनके जो बात करने की शैली है, वो स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ के सांसद हैं, तो बार बार यहाँ की सभाओं में, यहाँ के लोगों के साथ संबंध संपर्क में उन्होंने कई बार यहाँ के लोगों को डिजिटल माध्यम से भी, ऑनलाइन भी संबोधित किया है। उन सब में एक तारतम्य जोड़ते हैं, यहाँ देशज शब्दों का इस्तेमाल करके, यहाँ की बोली का इस्तेमाल करके,
यह तो है कि उसका बहुत गहरा प्रभाव सुनने वाले के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। वसंत जी, आपने ये कहा जो देश भर में प्रचार करते हैं, निश्चित तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, बनारस को वो उतना समय नहीं दे पाते। ऐसे में उनका इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन जो है, वो किस तरीके से चल रहा है? आप बहुत लंबे समय से इस चीज को देख भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आपके सानिध्य में चल रहा है ये काम, रिपोर्टिंग का, बनारस से खास करके। तो ये चुनावी प्रबंधन नरेंद्र मोदी का दूसरों से जुदा कैसे? देखिए, ये देश को साधने के साथ साथ अपनी संसदीय सीट के प्रति जो उनका अनुराग है और जो उनका मोदी मैनेजमेंट है, वो बहुत अद्भुत है। और किसी को ये शिकायत नहीं हो सकती कि उनका सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति अनुरक्त नहीं है, उदासीन है। मैं 2-3 उदाहरण रखना चाहूंगा, चाहे वो कोरोना का समय हो या समान दिन का समय हो। अपने बनारसी लोगों के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहता है। उनके मन की बात में कई बार बनारस का जिक्र होना, कोरोना के समय यहाँ ऑनलाइन मीटिंग करके संसदीय क्षेत्र की व्यवस्था को परखना, व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन के लिए लोगों को एडवाइस करना और स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए सेल गठित करना, लोग भूले नहीं। जब कोरोना काल था, तभी हम लोग जिस गंगा घाट पर अपना ये अपनी चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यहाँ नाविकों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत ये या गंगा आर्थिकी ही उनके आजीविका का एकमात्र स्रोत के तौर पे था। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और उन्होंने उनके लिए अलग से व्यवस्था की ताकि उनके घर चूल्हा चक्की चलती रहे। अब आते हैं चुनाव पे, तो चुनाव पर कोई सांसद कब तैयारी शुरू करता होगा, ये तो सर्वविदित है। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपना चुनावी मैनेजमेंट है, वो 1 साल पहले शुरू हो जाता है। और ये मैंने बनारस में महसूस किया कि साल भर पहले से जिस प्रकार बनारस के चतुर्दिक उनकी सभाएं हुई, जिस प्रकार विकसित भारत यात्रा में उन्होंने खुद यहाँ आकर के लीड किया और खास करके हर अपनी सभा में, हर अपने मंच पे यहाँ पर जो बेहतर काम करने वाले स्थानीय समूह हैं, स्थानीय व्यक्ति है, जो छोटे-छोटे हस्तशिल्प के कलाकार और कारीगर हैं, जो बैंकों का सपोर्ट लेकर के स्वनिधि से या मुद्रा लोन से काम करने वाले लोग हैं, उन सब का कनेक्ट किया। उनसे मंच पे संवाद, मंच के नीचे उनसे बातचीत, उनको गाइड करना, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से संबंध जोड़ना, यह कोई मोदी जी से सीख सकता है। दूसरी बात यह रही कि एक साथ उन्होंने 660 मतदान केंद्रों पर टिफिन बैठक की। हालांकि ये बैठक ऑनलाइन थी, लेकिन वहां भी देखिए बनारसीपन का क्या अंदाज था उनका। उन्होंने ये बात की चर्चा यहाँ से शुरू की कि अभी गर्मी बहुत है, बनारस में सत्तू की लस्सी और आम का पन्ना आप लोग ले रहे होंगे। तो जो बनारस का रस है, वह उनके संवाद में भी दिखता है। इससे लोग बहुत गहरे तादात्मक और तादाद से जुड़ते हैं, आत्मीय भाव से जुड़ते हैं और लोगों को लगता है कि उनका सांसद जो है, वह उनकी चिंता में देश के नेतृत्व करने के दबाव और बोझ के साथ-साथ लगा रहता है। अभी हाल में हम लोगों ने इसी मैनेजमेंट के तहत देखा, नारी वंदन कार्यक्रम, नारी शक्ति संवाद, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को कनेक्ट किया और वो ये बताना नहीं भूले कि बनारस के तो मालिक बाबा विश्वनाथ हैं, लेकिन व्यवस्था अन्नपूर्णा चलाती है। ये जो नारी शक्ति संवाद जो था, ये क्या नैरेटिव तय करने वाला है इस चुनाव में जो बचे हुए, क्योंकि इससे उन्होंने विपक्षियों को भी साधा, एक महंगाई के मुद्दे का भी जवाब देने की कोशिश की। लेकिन खास करके मैं आधी आबादी को लेकर के उनके इस कार्यक्रम पर आपसे जानना चाहूंगा कि वो किस तरह का संदेश देगा। देखिए, देश स्तर पर जैसा हम लोग पिछले 2019 के चुनाव में ही देखे
महिला वोटिंग का परसेंटेज जो है आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन पुरुष वोटिंग से थोड़ा ज्यादा रहा और भाजपा इस चीज को बहुत गहरे महसूस करती है। अभी जो नारी बंधन कार्यक्रम उनका हुआ, उससे पूर्व आप पिछले दिनों की उनकी सभा और उनकी तैयारी को देख लीजिए। लाभार्थी समूह जो है उससे उनका संवाद हमेशा बना रहा। अभी पिछले दिनों जब वो यहाँ आए थे तो लाभार्थी समूह की महिलाओं से अलग से उन्होंने बातचीत की थी। तो उसके साथ साथ जहां पर महिला वोटर है और महिला वोटर का उन्नयन, एक तो आर्थिकी के स्तर पर, दूसरा सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर मेरा सीधा यह मानना है कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो एक आत्मविश्वास लोगों के बीच योगी और मोदी की सरकार में उपजा है, उसका भी प्रदर्शन होता है। और उन्होंने, आप याद करें, मंच से ये कहा कि अब कोई महिलाओं के साथ थोड़ी भी बदसलूकी करेगा तो योगी जी के शासन में उसका क्या हश्र होगा, यह पूरी दुनिया जानती है। उनका आशय था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उनकी सरकार किस प्रकार से दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ निश्चयी है और धरातल पर एक जो सरकार के सुशासन का असर दिखना चाहिए वह दिख रहा है। रही बात महिलाओं से कनेक्ट करने की, तो पिछले 3 चुनाव में यह पहला अवसर था जब 25,000 महिलाओं से उन्होंने एक साथ संवाद किया और ये मोदी मैनेजमेंट का ही पार्ट था। आप अगर ध्यान देंगे उनकी स्पीच पे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बूथ तक आप टोली में जाएं, थाली बजाते हुए जाएं, गीत गाते हुए जाएं। यह महिलाओं के प्रोत्साहन का ही तरीका था और एक सांसद के तौर पर वह चाहते हैं कि महिलाओं या मातृशक्ति का एक-एक गुट, एक-एक वोट जो है वो कैसे चुन लें, अपने लिए सहेज लें। निश्चित तौर पर मोदी हैं तो मुमकिन है कहा भी जाता है। और चूंकि बनारस से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं तो काशी आजकल राजनीतिक महाद्वीप में परिवर्तित हो गई है। परिणाम क्या होगा यह 4 जून को पता तो चल ही जाएगा, लेकिन बनारस मोदीमय हो चुका है या मोदी बनारसी हो गए हैं, जो एक दूसरे के पर्याय भी हो गए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर बनारस भी एक नैरेटिव सेट करने वाला है। फिलहाल आगे हम और भी आपको जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल बनारस के घाट से मैं रवि प्रकाश तिवारी, जागरण टीवी, काशी।